दुनिया की 170 से अधिक कंट्रीज में अमेरिकी मिलिट्री ट्रूप्स का प्रेजेंस है। रूस, चीन, भारत तीनों मिलाकर जितना डिफेंस पर खर्च करते हैं उसके दुगने से भी अधिक अकेले अमेरिकी डिफेंस सेक्टर का बजट है। अकेले अमेरिका की इकोनॉमी पूरी दुनिया के जीडीपी का 1/4 हिस्सा है। आज दुनिया में होने वाली हर बार कॉन्फ्लिक्ट में कहीं न कहीं अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। दुनिया की सभी पॉपुलर और बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स सभी की सभी अमेरिका की कंपनी है। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन और मेटा सभी अमेरिकी कंपनी हैं। 75 वर्षों से अमेरिका इस दुनिया का सुपर पावर है। अमेरिका के सुपर पावर बनने के पीछे उसके हिस्ट्री, इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, मिलिट्री पावर और डीप स्टेट का क्या रोल है, इसका इस वीडियो में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। दोस्तों, जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ल्ड वार 2 के कारण विश्व के कई देशों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। जैसे जर्मनी और जापान जैसे देश पूरी तरह से आर्थिक तबाह हो गए। युद्ध में हुई बमबारी ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए। वहीं ब्रिटेन की कॉलोनियल पावर कम हो गई और ब्रिटेन पर नेशनल डेब्ट युद्ध के बाद कई गुना बढ़ गया। जर्मनी की बमबारी से ब्रिटेन के कई शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर यानी रसिया के तो 2 करोड़ सैनिक और नागरिकों की मौत हो गई। वहाँ के कई शहर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर भी बुरी तरह से प्रभावित हुए क्योंकि युद्ध का एक बड़ा हिस्सा सोवियत संघ की जमीन पर लड़ा गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन पर जापान के हमले और गृह युद्ध के कारण वहाँ की इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ। 1943 में इटली में मुसोलिनी के खात्मे के बाद वहाँ की सरकार भी अस्थिर हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के कारण इटली की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यानी वो सभी देश जो इस विश्व युद्ध से जुड़े थे उन सभी का नुकसान हुआ। लेकिन विश्व में केवल एक ऐसा देश था जिसको इस युद्ध के बाद फायदा हुआ और वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसा आखिर क्यों हुआ, इसे आगे समझते हैं। वर्ल्ड वार 2 जो 1939 से 1945 तक चली, मुख्य रूप से 2 गुटों एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच लड़ी गई। एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली मुख्य देश थे और एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल थे। विश्व युद्ध के शुरुआती वर्ष में अमेरिका ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखी। इनमें से किसी गुट के साथ अमेरिका सीधे तौर पर तो नहीं जुड़ा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 11 मार्च 1941 को लैंड लीज एक्ट साइन की, जिसके तहत ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और अनएलाइड पावर यानी मित्र देश से जुड़े देशों को हथियार, सैन्य उपकरण और अन्य सामग्री उधार या लीज पर दिया जाना था। इस प्रोग्राम के कारण अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करीब $50 बिलियन का हथियार बेचा। इसमें ब्रिटेन को $31 बिलियन और सोवियत संघ को करीब $11 बिलियन का हथियार और युद्ध से जुड़ी सामग्री बेचा गया, जबकि बाकी $10 बिलियन के करीब अन्य देशों को बेचा गया। इसे आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये $50 बिलियन आज $672 बिलियन यानी करीब 70 लाख करोड़ के आसपास होगा। यानी दूसरे देश जहां इस विश्व युद्ध के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे थे, वहीं अमेरिका को इस युद्ध के कारण फायदा हुआ। शुरुआत में अमेरिका सीधे तौर पर इस विश्व युद्ध में नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन पर्ल हार्बर की घटना के बाद अमेरिका एलाइड फोर्स की तरफ से इस विश्व युद्ध में शामिल हो गया। पर्ल हार्बर अमेरिका का प्रसिद्ध बंदरगाह और गहरे जल का नौसैनिक अड्डा है।
हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर, जो अमेरिका का डीप वाटर नेवल था, वहां जापान ने 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:55 पर एकाएक 350 जापानी युद्धक विमान, बमवर्षक, टॉर्पीडो, जापानी जहाज और पनडुब्बियां लेकर एक साथ हमला किया। इस हमले में करीब 3000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। 188 अमेरिकी लड़ाकू विमान नष्ट हो गए और 8 युद्धपोतों को नुकसान पहुंचा। दोस्तों, पर्ल हार्बर की घटना को आखिर जापान ने क्यों अंजाम दिया, इसे आगे समझते हैं। जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे तेल, रबर, इन सबों पर नियंत्रण पाने के लिए वियतनाम, कंबोडिया और लाओस पर कब्जा कर लिया। दूसरा, जापान ने ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फीयर की योजना चलाई, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को एकजुट करना और उन्हें वेस्टर्न पावर जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के कॉलोनियल रूप से मुक्त करना था। लेकिन यह जापान की विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति का एक औजार था। इसी कारण जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और स्टील की आपूर्ति पूरी तरह रोक दी। इससे जापान की मिलिट्री प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। इसी कारण जापान ने पर्ल हार्बर की घटना को अंजाम दिया और इसके बाद अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में जुड़ गया। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर पूरे विश्व को अपनी मिलिट्री पावर की क्षमता का लोहा मनवाया। इस युद्ध के बाद अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसके पास परमाणु हथियार का भंडार था। युद्ध के बाद भी अमेरिका ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया। 1949 में जब सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तब तक अमेरिका के पास 200 से अधिक परमाणु हथियार हो चुके थे। जहां दूसरी तरफ युद्ध में शामिल देशों की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी नुकसान हुआ, वहीं कोई भी युद्ध अमेरिका की भूमि पर नहीं लड़ा गया था, इसलिए इसकी इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही लैंड लीज एक्ट के तहत $50 बिलियन के हथियार और अन्य सैन्य सामग्री भी अपने मित्र देशों को बेचे जाने से एक तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली, दूसरा पूरे यूरोप में अमेरिका की पकड़ स्ट्रेटेजिकली मजबूत हो गई। इस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास दुनिया का 75% गोल्ड स्टॉक था। इसका कारण ये था कि जहां दूसरी तरफ दूसरे देश इस विश्व युद्ध के कारण अपनी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर चुके थे, वहीं अमेरिका के पास बड़ी इंडस्ट्री और प्रोडक्शन सेंटर थे। इसलिए अमेरिका की मुद्रा डॉलर स्थिर रही। विपणन की खरीदारी से यूरोपीय देशों के सोने का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास चला गया। साथ ही कई देशों ने अमेरिका की स्थिर इकोनॉमी के कारण अपना सोना अमेरिका की बैंकों में सुरक्षित भेज दिया। दो विश्व युद्धों ने इस दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1914 से 1918 में हुए प्रथम विश्व युद्ध में 2 करोड़ लोग मारे गए, जबकि दूसरे विश्व युद्ध में तो 7 से 8 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। एक मोटी अनुमान के तहत आज के इन्फ्लेशन के अनुसार इसे कैलकुलेट करें तो प्रथम विश्व युद्ध में $5 ट्रिलियन और दूसरे विश्व युद्ध में $20 ट्रिलियन खर्च हुआ। इसे रुपये में बदले तो करीब 2000 लाख करोड़ हो जाएंगे, जिसे इस दुनिया ने दोनों विश्व युद्धों में गंवाया। इन 2 विश्व युद्धों के बाद सभी देशों को समझ में आ गया कि दुनिया में कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने चाहिए जो इस तरह की घटना भविष्य में होने से रोके। इसलिए इसके बाद कई वैश्विक संगठन बनाने शुरू हुए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए गए। ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ, जिसके तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बनाए गए। पश्चिमी देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1948 में गैट
यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड बनाया गया, जिसे बाद में इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया। युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषियों को सजा देने के लिए 1945 में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया। वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इस तरह से कई वैश्विक स्तर पर कई संगठन बने और इन सभी संगठनों को बनाने में अमेरिका सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा था। इसलिए अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस दिनों दिन विश्व में बढ़ता गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में ऐसी परिस्थिति बन गई कि अमेरिका को विश्व के कई देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाने के मौके मिल गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, डेनमार्क जैसे देशों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ सैन्य शक्ति भी कमजोर पड़ गई। इसलिए पश्चिमी देशों को एक ऐसे देश की जरूरत थी जो उनके आर्थिक और सैनिक सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर सके। ऐसे में इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर नाटो बनाया। अब अमेरिका ने जो उस वक्त नाटो में 12 देश शामिल हुए, वहां उसने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए। जापान में हुए परमाणु हमले के कारण करीब 3 लाख लोग मारे गए और लाखों लोगों पर रेडिएशन के कारण दूरगामी परिणाम झेलने पड़े। इनसे सबक लेकर आगे भविष्य में जापान ने किसी भी प्रकार की आक्रामक सैन्य कार्रवाई से खुद को दूर रखने का संकल्प लिया। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच फिर से शीत युद्ध शुरू हो गया। इस परिस्थिति ने जापान को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका का सहयोग लेने पर मजबूर किया और अमेरिका को जापान में अपने सैन्य ठिकाने बनाने का मौका मिल गया। आज भी अमेरिका के लगभग 50,000 से अधिक सैनिक जापान में हैं। साल 1950 से 1953 के बीच नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच युद्ध चली। इस वक्त उत्तर कोरिया को सोवियत संघ और चीन समर्थन दे रहे थे। तब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के तहत दक्षिण कोरिया की सहायता की। युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया अमेरिका समझौता हुआ। इस समझौते के बाद साउथ कोरिया ने अमेरिका को अपने यहाँ सैन्य ठिकाने बनाने और सैनिक तैनात करने की अनुमति दे दी। आज करीब 30,000 अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया में तैनात हैं। 1930 के दशक में सऊदी अरब में विशाल तेल के भंडार की खोज हुई। अमेरिका के पास उस वक्त तेल को निकालने और उसे खोज निकालने की तकनीक थी। यानी अमेरिका और सऊदी अरब के रणनीतिक हित मिलते थे। अमेरिका को मध्य पूर्व में एक मजबूत साझीदार की भी जरूरत थी, जिससे वह सोवियत संघ के प्रभाव को रोक सके। सऊदी अरब को भी अमेरिका के समर्थन की आवश्यकता थी ताकि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और तेल उत्पादन को वैश्विक बाजार में बेच सके। इसलिए अरब देश में भी अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए। इसी तरह अलग अलग परिस्थितियों का फायदा उठाकर अमेरिका ने कई देशों में अपने सैन्य ठिकाने बना लिए, कहीं सैनिक सुरक्षा के नाम पर तो कहीं आर्थिक सहायता के नाम पर। और जहां बात नहीं बनी वहां सरकार विरोधी ताकतों को सहायता कर वहां की सरकार का तख्ता पलट ही करवा दिया। दोस्तों, हर एक देश के तख्ता पलट को समझने के लिए एक अलग से वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए शॉर्ट में होने वाले तख्ता पलट का जिक्र आगे कर देते हैं। जैसे 1953 में ऑपरेशन अजाक्स के तहत अमेरिका और ब्रिटेन ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक के खिलाफ तख्ता पलट में शामिल था, क्योंकि मोसादेक ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसे ब्रिटेन और अमेरिका के तेल हितों के खिलाफ माना गया। 1954 में ऑपरेशन पीबी सक्सेस के तहत ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति जाकब आर्बेंस को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपदस्थ कर दिया, क्योंकि आर्बेंस ने कृषि सुधारों की शुरुआत की थी जो अमेरिकी कंपनियों के हितों के खिलाफ था। 1961 में बॉय फ्लैग अभियान के तहत क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाने के लिए अमेरिकी सरकार ने क्यूबा में एक सैनिक तख्ता पलट का प्रयास किया। हालांकि यह अभियान असफल रहा। 1973 में ऑपरेशन फ्यूवेल्ट के तहत
क्यूबा और सोवियत संघ के साथ संबंध रखने वाले चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अलिएंडे को अमेरिकी समर्थन वाले जनरल अगस्तो पिनोसे द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। साल्वाडोर अलिएंडे की सरकार ने चिली में समाजवादी सुधारों की शुरुआत की थी, जिसे अमेरिका ने खतरे के रूप में देखा। इसी तरह चिली, लाओस, डोमिनिकन रिपब्लिक, हाइती, वियतनाम जैसे कई देशों की सरकार गिराकर और अमेरिकी समर्थन करने वाली सरकार बनवाई गई। इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाकर आज अमेरिका विश्व भर के 170 से अधिक देशों में 750 से अधिक ठिकानों पर मिलिट्री प्रेजेंस रखती है। जैसे जापान में अमेरिका ने लगभग 120 सक्रिय सैन्य ठिकाने बनाए हैं, जर्मनी में 119, दक्षिण कोरिया में 73 मिलिट्री प्रेजेंस है। उसी तरह यूनाइटेड स्टेट, इटली, कुवैत, इराक, कतर, सऊदी अरब जैसे देश में अमेरिकी मिलिट्री प्रेजेंस है। भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्री क्षेत्र में डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य अड्डा है। हालांकि ऑफिशियली अमेरिका ने कभी इस तरह के आंकड़े नहीं जारी किए कि उसके पूरे विश्व भर में कितने सैनिक हैं, लेकिन एक अनुमान था करीब 2 लाख अमेरिकी सैनिक विश्व भर के देशों में फैले हुए हैं। पूरी दुनिया का रक्षा बजट का करीब 40% हिस्सा आज अमेरिकी रक्षा बजट का है। इनोवेशन में भी अमेरिका आज विश्व में सबसे आगे है। आज अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, हार्वर्ड और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, जहां से निकलने वाले रिसर्च और एक्सपर्टीज ने अमेरिका को इनोवेशन का सेंटर बना दिया है। ये संस्थान दुनिया भर से टैलेंट को आकर्षित करते हैं, जो नए विचारों और समाधानों पर काम करते हैं। साथ ही सरकार की तरफ से रिसर्च ग्रांट्स के तहत काफ़ी आर्थिक मदद की जाती है। इन सबों के कारण अमेरिका में नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता रहता है। आज ज़्यादातर नोबेल प्राइज विनर अमेरिका से ही हैं। अमेरिका ने अब तक 390 से अधिक नोबेल प्राइजेज जीते हैं। इससे सीधा अमेरिका की वैश्विक शक्ति, नेतृत्व और प्रभाव का पता चलता है। अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ग्लोबल इन्फ्लुएंस वहां की कंपनियों के लिए सही निवेश और विकास का माहौल तैयार करता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स और टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम प्रदान करता है। अमेरिका की इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन मार्केट पॉलिसी कंपनी के लिए बेहतर माहौल बनाता है। इन्हीं सब कारणों से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन जैसी कंपनियां यहीं से शुरू हुई और आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अमेरिका ने ही इंटरनेट के लिए दुनिया का पहला कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंटेलसैट, जिसे ईयरली बर्ड भी कहा जाता है, 6 अप्रैल 1965 को लॉन्च किया था। आज इंटरनेट का प्रसार दुनिया भर में तेजी से हुआ है, लेकिन अमेरिका की कंपनियां पहले से ही इंटरनेट पर मजबूत पकड़ बना चुकी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी की शुरुआत अमेरिका की सिलिकॉन वैली में हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब है। अमेरिकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस के चलते उसकी कंपनियों को दुनिया के कई देशों में खुले बाजार का लाभ मिला, जिससे दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में इन सोशल मीडिया का विस्तार हुआ। इसलिए आज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पॉपुलर हैं वो अमेरिका से ही है। जीडीपी की बात की जाए तो अमेरिका की जीडीपी विश्व में सबसे अधिक है। अमेरिका की जीडीपी 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। पूरे विश्व की अनुमानित जीडीपी 110 से 120 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, यानी पूरे विश्व का 1/4 से अधिक अकेले अमेरिका की इकोनॉमी है। दोस्तों, अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि आखिर अमेरिका को सुपर पावर क्यों कहा जाता है। चाहे सैन्य क्षमता हो, चाहे आर्थिक पावर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो या कूटनीति हो, हर क्षेत्र में अमेरिका आज सभी देशों से आगे है। दोस्तों, अब ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
नमस्कार।